हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। आज डिस्कस करने वाली 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इवन 100 रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो ना स्किप करके कंटिन्यूअसली सॉल्व कीजिए और कितने करेक्ट हो रहे हैं कमेंट सेक्शन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर आपके। फ्लैंसेंस कलर्स के कलाकार हैं। फ्लैंसेंस कलर के कलाकार जयराम पटेल, के हैबर, सुबोध गुप्ता, जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन ग्रुप 1819 के फाउंडर कहे जाते हैं। सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं और के हैबर की कॉक फाइटिंग बड़ी फेमस पेंटिंग है। बताना है कि फ्लेंस एंड कलर किस कलाकार को कहा जाता है? जयराम पटेल को। निम्नलिखित में से एक विख्यात मूर्तिकार हैं। विख्यात मूर्तिकार मीन्स फेमस आर्टिस्ट, स्कल्प्टर आर्टिस्ट कौन से हैं? पहचानना है। प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। एस.जी. श्रीखंडे, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्र, ये प्रणाम सिंह। सो राइट आंसर इज ए, S.G. श्रीखंडे। ही वॉज अ फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट, इवन बिलोंग करते हैं MP मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? तांत्रिक भाव बेसिकली होता है इंडिया की ऑन क्रिएशन आर्ट मूवमेंट रही है। तांत्रिक बेसिकली सिंबल्स को डिपिक्ट करके पेंटिंग को कैप्चर किया जाता है। आर्टिस्ट को पहचानना है। VS गायतोंडे, JR संतोष, विवान सुंदरम या फिर KG सुब्रमण्यम। सो राइट आंसर इज B, JR संतोष। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि नियो तांत्रिक आर्टिस्ट को पहचानिए, नियो तांत्रिक आर्टिस्ट, तो नियो तांत्रिक आर्टिस्ट कौन से हैं? नियो तांत्रिक आर्टिस्ट, ये तो तांत्रिक आर्टिस्ट हो गए आपके JR संतोष। अगर नियो तांत्रिक आर्टिस्ट एग्जाम में पूछा जाए तो वो हो जाएंगे फेमस आर्टिस्ट वीरेन डे। वीरेन डे को फाउंडर ऑफ नियो तांत्रिक आर्ट ग्रुप कहा जाता है कि नौ तांत्रिक कला के जन्मदाता, और तांत्रिक कलाकार के जन्मदाता JR संतोष को कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्र शैली कैसी रही? अवध शैली, बंगाल स्कूल, कंपनी स्कूल या फिर राजस्थानी स्कूल। सो राइट आंसर इज बी, बंगाल स्कूल। इवन कहीं कहीं पर अवध स्कूल भी करेक्ट कराया जाता है, बट ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बंगाल स्कूल के हैं। किस चित्र शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? उखल बंधन किस शैली में चित्रित किया गया है? बूंदी शैली, राजस्थानी, गुलेर या फिर बसौली। पहाड़ी का सबसे प्राचीन शैली बसौली शैली में चित्रित किया गया है उखल बंधन का चित्र। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात कला समीक्षक है? आर्ट क्रिटिक। प्रख्यात बहुत फेमस आर्ट क्रिटिक को पहचानना है। ऑप्शन में है S रमन, RK नारायण, गिरीश कर्नाड या सत्यदेव दुबे। सो राइट आंसर इज D, सत्यदेव दुबे। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? बनी ठनी बहुत फेमस पेंटिंग है, राजस्थानी शैली का पार्ट है किशनगढ़ स्कूल। इवन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बनी ठनी पेंटिंग किसने बनाई, बनी ठनी पेंटिंग किसने बनाई? निहाल चंद्र। निहाल चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है पेंटिंग है ये बनी ठनी। इसे भारतीय पुरातन मोनालिसा भी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि बनी ठनी स्कल्प्टर मूर्तियां किसने बनाई हैं, तो बनी ठनी मूर्ति बहुत फेमस है अर्जुन अर्जुन प्रजापति का। अर्जुन प्रजापति ने मूर्ति बनाई है और बनी ठनी पेंटिंग बनाए हैं निहाल चंद्र। बिलोंग करते हैं किशनगढ़ स्कूल। किशनगढ़ स्कूल पार्ट है राजस्थानी शैली का, राजस्थानी शैली का पार्ट है। और राजा कौन थे इस टाइम? तो राजा थे सावंत सिंह। सावंत सिंह के टाइम में चित्रित किए थे आर्टिस्ट निहाल चंद्र बनी ठनी स्कूल पेंटिंग को किशनगढ़ स्कूल में। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? देखिए यहाँ पर माध्यम पूछा जा रहा है। माध्यम दैट मीन्स मीडियम। मीडियम, और अगर मीडियम पूछा जाए या फिर टेक्निक पूछा जाए, टेक्निक दोनों में डिफरेंट है।
देखिए क्या डिफरेंस है ये भी बता देती हूँ। माध्यम मीन्स मीडियम होता है, टेम्परा, यहाँ पर माध्यम पूछा जा रहा है, माध्यम टेम्परा है। और टेक्निक कौन सी है, तो आपकी टेक्निक फ्रेस्को टेक्निक में काम किया गया है, फ्रेस्को सेक्को टेक्निक में काम हुआ है अजंता में, और मीडियम का यूज किया गया है, टेम्परा मीडियम माध्यम का। दोनों याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चंस काफी बार रिपीट भी हो चुके हैं। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली टेक्निक है। सबसे पहले बाघ गुफा गुफा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बाघ गुफा की खोज कब हुई। 1818 ईस्वी में। किसने किया, डेंजरफील्ड ने, डेंजरफील्ड ने 1818 में डेंजरफील्ड ने बाघ गुफा की खोज की है। टोटल यहाँ पर 9 गुफाएं हैं और पूछा जा रहा है कि उसकी टेक्निक कौन सी है, तो टेक्निक है टेम्परा, ग्लू टेम्परा, ग्लू टेम्परा, टेम्परा टेक्निक में काम किया गया है बाघ की गुफा में। अब बाघ की गुफा को कहा जाता है कि सातवाहना काल की है, सातवाहना काल में रखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बाघ गुफाओं की अवधि है, देखिए जो अभी हमने डिस्क्राइब किया था, कौन सी अवधि है, सातवाहना राजवंश, चोल वंश, विजयनगर या फिर बुद्ध राजवंश। सो राइट आंसर इज ए, सातवाहना राजवंश। 1929 ईस्वी में जब पुरातत्व विभाग के द्वारा सफाई हो रही थी बाघ की गुफा में, तो गुफा नंबर 2 से सुबंधु का ताम्रपत्र मिला था, सुबंधु का ताम्रपत्र। अगर पूछा जाए कि सुबंधु का ताम्रपत्र अजंता अजंता कह रही हूँ सॉरी, बाघ के गुफा के किस नंबर से मिला है, बाघ के गुफा नंबर 2 से मिला। कब मिला, जब 1929 ईस्वी में पुरातत्विक विभाग के थ्रू यहाँ पे सफाई हो रही थी तो उसके दौरान मिला। बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर स्थित हैं, 4, 2, 8 और 6। सो राइट आंसर इज ए, 4 गुफाएं हैं। वो कौन कौन सी 4 गुफाएं हैं, पहले नंबर की है शैव धर्म से संबंधित, देन वैष्णव, और उसके बाद ब्राह्मण धर्म, और चौथे नंबर की गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, ठीक है। और बादामी की गुफा की खोज कब हुई और किसने की, 1934 ईस्वी में स्टेला क्रैमरिश ने, स्टेला क्रैमरिश ने खोज की बादामी की गुफा की। बादामी टोटल 4 गुफाएं हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चित्रों की दृष्टि से कौन सी गुफा महत्वपूर्ण है, तो गुफा नंबर 3 जो है वो चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टोटल 4 हैं, 4 गुफाएं हैं। और चौथे नंबर वाली है जैन धर्म से संबंधित, अब पहले नंबर वाली है शैव धर्म से संबंधित। यहाँ की बड़ी फेमस पेंटिंग है शिव पार्वती, शिव विवाह शैव धर्म वाला, गुफा नंबर 1 का, और चौथा जैन। और तीसरा नंबर वाला जो गुफा है कहा जाता है वो सबसे बड़ा गुफा है, और जो दूसरे नंबर वाला गुफा है वो छोटा गुफा कहा जाता है। और तीसरे नंबर से सबसे ज्यादा पेंटिंग्स मिली है बादामी के गुफा से। बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, रिलीजियस बताना है, कौन सा रिलीजियस रहा है, तो हमने शुरू में ही डिस्क्राइब किया है कि जैन भी था, शैव भी था, वह वैष्णव भी था। सो राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड आर्ट्स के लेखक कौन है, एक्सप्लोरिंग इंडिया सेक्रेड पुस्तक के लेखक हैं स्टेला क्रैमरिश। प्रेजेंस ऑफ शिवा किसकी पुस्तक है, बहुत फेमस बुक है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, स्टेला क्रैमरिश की। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, पर्वत श्रेणी श्रृंखला बतानी है, तो बादामी की गुफाएं जो है वो बीजापुर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत किया गया था, रंगीन पोर्टफोलियो रेडी किया गया था 1938 में। किसके थ्रू, 1938 में किया गया था, किसके थ्रू किया गया था, कार्ल खंडालवाला, कार्ल खंडालवाला के थ्रू रंगीन पोर्टफोलियो रेडी हुआ था बादामी की गुफा में।
भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन थे? भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार जो जहांगीर, मुगल एज में जहांगीर काल के फेमस आर्टिस्ट हैं। कौन से पक्षी चित्रकार थे? आर्टिस्ट मंसूर, जिनकी बाज पक्षी बहुत फेमस है। बाज पक्षी, इवन काफी एग्जाम में इसके पिक्चर देकर पूछा जाता है कि ये किस आर्टिस्ट की पेंटिंग है, बाज पक्षी। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एस्थेटिक शब्द टेकन फ्रॉम द वर्ड एस्थेटिकोस, दैट इज कॉल्ड एट द, मतलब बताना है कि किसने इसका खोज किया सर्वप्रथम। प्लेटो, बाumgarten, हेगल या फिर टॉल्स्टॉय? सो बाumgarten इज द फादर ऑफ एस्थेटिक, फादर ऑफ एस्थेटिक। बाumgarten को फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है और इन्होंने ही सर्वप्रथम एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया और इनकी एक फेमस बुक भी है एस्थेटिक, बाumgarten की। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी गुफा चित्र का प्रदेश बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तरांचल? पंचमढ़ी बहुत फेमस है, प्रागैतिहासिक काल का ही एक गुफा है। पंचमढ़ी क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है। टोटल पंचमढ़ी में 50 गुफाएं हैं। 1932 ईस्वी में हंटर ने खोज की थी। हंटर, हंटिंग सीन से हंटर याद रखिए, पंचमढ़ी हंटिंग सीन की पेंटिंग यहाँ मिली हुई है तो हंटर ने खोज की। 1936 ईस्वी में यहाँ पर गार्डन ने यहाँ के चित्रों की खोज की। चित्रों की खोज किए थे गार्डन और हंटर। गार्डनिंग से याद रखिए, देखिए इस तरह से याद कर लीजिए, बहुत आसान रहेगा। पेंटिंग में गार्डन लैंडस्केप मिलते हैं, दैट मीन्स कि चित्रों की खोज गार्डन ने की। पेंटिंग में हंटिंग सेंस देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि खोज किए थे हंटर। इस तरह से रिलेट करके याद कीजिए। टोटल 50 गुफाएं हैं पंचमढ़ी में। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रणेता दी थी? पूछा जा रहा है प्रभाववादियों को किस लैंडस्केप आर्टिस्ट ने प्रणेता दी। बेसिकली होता क्या है ये प्रभाववादी, तो ये एक आर्ट मूवमेंट है यूरोप का जो 1870 से लेकर के 1890 तक चला था फ्रांस, पेरिस में। पूछा जाए कहाँ चला ये आर्ट मूवमेंट, तो फ्रांस, पेरिस में चला। ठीक, पेरिस में चला। और टोटल यहाँ पर आर्टिस्ट जो जिनको फाउंडर, जन्मदाता कहा जाता है वो कौन है, तो वो है क्लाउड मोनेट। क्लाउड मोनेट क्या कहे जाते हैं? फाउंडर, जन्मदाता कहे जाते हैं। मैंने, मोनेट, डिगास, सोनारा, सिसिली, पिसारो, ये सारे यहाँ आर्टिस्ट है। फीमेल आर्टिस्ट है बर्थ मरीसा। फीमेल आर्टिस्ट का भी नेम याद रखिएगा, पूछा जाता है फीमेल आर्टिस्ट को पहचानिए। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रणेता दिया, तो किसने दिया? टर्नर ने, कांस्टेबल ने, मिलिन ने, ये गोया ने? सो राइट आंसर हो जाएगा टर्नर ने। टर्नर बेसिकली फेमस रहे थे लैंडस्केप आर्ट के लिए, इनसे ही ये आर्ट मूवमेंट एक एक्सप्लोर किया, एक न्यू आर्ट मूवमेंट का क्रिएशन हुआ टर्नर के। नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार को पहचानिए, दैट मीन्स न्यू क्लासिज्म आर्टिस्ट को पहचानना है कि कौन से हैं। जेरी कार्ट हो नहीं सकते हैं क्योंकि ये बिलोंग करते हैं रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से। रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वच्छंदतावाद, उससे बिलोंग करते हैं। सेकंड आर्टिस्ट हैं डोमियर। डोमियर हो नहीं सकते, रियलिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट जिसे यथार्थवाद बोलते हैं। थर्ड है डेविड और फोर्थ है ब्रूगेल, हेनरी ब्रूगेल, पीटर ब्रूगेल, ये लोग बरूक साइड चले जाइए। सो राइट आंसर हो जाएगा डेविड। इनका फुल नेम है जैक लुइस डेविड। जैक लुइस डेविड। सेकंड, डेविड, ये बिलोंग करते हैं नवशास्त्रीयतावाद से। नवशास्त्रीयतावाद का टाइम बता देती हूँ कि कब से कब तक ये आर्ट मूवमेंट चला था। इसके जन्मदाता डेविड थे। 1770 से लेकर 1830 तक ये चला है पेरिस, फ्रांस में। और डेविड जन्मदाता कहे जाते हैं, फादर ऑफ न्यू क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट। और यहाँ पे प्रणेता कौन रहे थे पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है कि प्रणेता को पहचानिए, नवशास्त्रीयतावादी प्रणेता कौन है, तो विंकलमैन। विंकलमैन से ये वाद एक्सप्लोर हुआ था। विंकलमैन पूछा गया है काफी बार एग्जाम में कि प्रणेता कौन है, तो विंकलमैन प्रणेता है। 1770 से 1830 तक ये आर्ट मूवमेंट चला है, नियो क्लासिज्म, नियो शास्त्रीयतावाद,
जिसे इंग्लिश में नियो क्लासिज्म के नाम से जाना जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, कभी इंग्लिश में दे देता है, हिंदी में ही इंग्लिश में पूछ ले जाता है कि नियो क्लासिज्म आर्टिस्ट को पहचानिए, तो डेविड है। और इन आर्टिस्ट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए, जेरी कार्ल रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। इनकी फर्स्ट पेंटिंग है 1819 की, बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है, 1819 में बनाई गई है, द रेफ्ट ऑफ मेड्यूसा। द रेफ्ट ऑफ मेड्यूसा मीन्स मेडुसा का बेड़ा। नेक्स्ट है ये जो डेविड की पेंटिंग है, इन्होंने 1785 में बहुत फेमस पेंटिंग बनाई थी, कभी 84 कभी 85 कहीं लिखकर आ जाता है, दोनों टाइम याद रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट कीजिएगा, 84 85 एग्जैक्ट टाइम है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है द ओथ ऑफ होरासी। द ओथ ऑफ होरासी, होराशी रखा गया है लूव्र म्यूजियम पेरिस में, ऑयल ऑन कैनवस पर बनाया गया है। इसमें रोमन्स 3 ब्रदर्स को कैप्चर किया गया है डेविड की ओथ ऑफ होरासी पेंटिंग में। अभी जेआरएफ एग्जाम में 2022 एग्जाम में आया हुआ था, ये पेंटिंग दे दिया गया था, उससे 5 क्वेश्चंस बने हुए थे, फ्रेम आउट किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट आर्ट मोमेंट रहे हैं वेस्टर्न आर्ट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। जंगलवाद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैवेइज्म, इंग्लिश में बोलते हैं जंगलवाद को फैवेइज्म आर्ट मूवमेंट। फैवेइज्म आर्ट मूवमेंट चला कहाँ था? चला था ये फ्रांस में, फ्रांस में ये आर्ट मूवमेंट चला है। तो इसके जन्मदाता कौन से कहलाएंगे? हेनरी मैटिस। इनका फुल नेम है हेनरी मैटिस। ठीक है, याद रखिएगा। फैवेइज्म इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, कहीं पे जंगलवाद देखने को आपको मिल जाएगा, कहीं पर फाववाद मिल जाएगा। फाववाद को ही जंगलवाद कहा जाता है और इंग्लिश में फैवेइज्म कहा जाता है। ब्रॉक बिलोंग करते हैं पैब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रूक, क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट घनवाद से। उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। पॉल सेज़ार जन्मदाता कहे जाते हैं, फादर ऑफ पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं। अब मोने, क्लाउड मोनेट, फादर ऑफ इम्प्रेशनिज्म मीन्स प्रभाववाद के जन्मदाता कहे जाते हैं। सो आंसर तो आपका डी हो जाएगा, जंगलवादी से रिलेटेड। देखिए, मैं एक साथ सब आर्टिस्ट को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सा आर्टिस्ट कौन से आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया। ताहिती में चित्रण कार्य किया, दैट मीन्स ताहिती लाइफ को कैप्चर किए थे, पाउल गॉगेन। बाकी अनदर आर्टिस्ट हैं सेजा और पाउल वैन गॉग, ये दोनों भी बिलोंग करते हैं उत्तर प्रभाववादी कला आंदोलन से। ये तीनों आर्टिस्ट हैं उत्तर प्रभाववादी, और हेनरी मैटिस जंगलवादी आर्टिस्ट हैं, मीन्स फैवेइज्म आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए। प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार थे आर्टिस्ट सैल्वाडोर डाली। सैल्वाडोर डाली बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। अति यथार्थवाद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट। सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट, ये आर्ट मूवमेंट चला था फ्रांस में। पूछा जाए कहाँ एक्सप्लोर हुआ था ये कला आंदोलन, फ्रांस में हुआ था। एग्जैक्ट टाइम है 1924 से लेकर के 45 तक का टाइम कहा जाता है इस कला आंदोलन का, जो फ्रांस में एक्सप्लोर हुआ। इंग्लिश में सरेलिज्म कहते हैं। अति यथार्थवादी के अगर पूछ ले कि प्रणेता कौन थे, कवि कौन थे, तो देखिए यहाँ कवि थे आंद्रे बेतो। कवि थे आंद्रे बेतो, आंद्रे बेतो। और कलाकार थे सैल्वाडोर डाली। इनके अलावा मैक अर्नेस्ट भी रहे हैं। और ये आर्ट मूवमेंट में ऐसी पेंटिंग कैप्चर की गई है लाइक ड्रीमी लाइफ से रिलेटेड। कुछ चीज़ें जो हमें ख्वाबों में देखते हैं वो हमारी हकीकत लाइफ में नहीं होती है, बस ड्रीमी लाइफ में हम कैप्चर करते हैं, एज्यूम करते हैं, वो सारे लाइफ को कैप्चर किया गया है। यहाँ पर अति यथार्थवाद में पेंटिंग बनाई गई है, ड्रीमी लाइफ, स्वप्न दृष्टा, स्वप्न से रिलेटेड। और सैल्वाडोर डाली की बहुत फेमस पेंटिंग है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। कुछ अनदर पेंटिंग है जिराफ करके है, बर्निंग जिराफ। बर्निंग जिराफ, बर्निंग जिराफ पेंटिंग बहुत फेमस है जो सैल्वाडोर डाली ने कैप्चर की है। और एक इनकी है मेल्टिंग वॉच, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मेल्टिंग वॉच सैल्वाडोर डाली की है। डाली की बहुत फेमस है मेल्टिंग वॉच, मेल्टिंग
वॉच। मेल्टिंग वॉच में बेसिकली घड़ी दिखाई गई है, वो घड़ी कुछ इस तरह से मेल्ट होती हुई रिप्रेजेंट हो रही है। पिक्चर भी देखिएगा, मेल्ट होती हुई दिखाई जा रही है वॉच को, और उसमें कीड़े चींटियां वुटियां जा रही हैं। तो क्या एक्चुअल में ऐसा है कि निर्जीव पे सजीव का एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाया गया है? तो नॉन लिविंग थिंग्स पर क्या आप एज्यूम कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स एक्सप्लोर करें, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है ना, वो हम लोग रियल लाइफ में नहीं देख सकते हैं, सिर्फ ड्रीमी लाइफ में देख सकते हैं। तो वहाँ इसी बात को कहा जा रहा है अति यथार्थवाद में। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश के द्वारा कराया गया था? राजवंश पूछा जा रहा है बादामी गुफा के निर्माण का। राजवंश चालुक्य राजवंश के द्वारा निर्माण हुआ बादामी की गुफा की, जैसा हमने बताया था कि 1934 ईस्वी में स्टेला क्रैमरिस ने खोज की है। टोटल बादामी में 4 गुफाएं हैं। बादामी गुफाओं को के तहत विकसित किया गया है। के तहत, किसके तहत विकसित किया गया है? ऑप्शन में है वाकाटक, चालुक्य, सातवाहन या गुप्त। बादामी की बात हो रही है तो चालुक्य काल की है बादामी की गुफाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ईरान के राजाओं को किसके सचिव पोथियों, मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? ईरान के राजाओं को, तो ईरान के राजाओं को आपको देखने को मिल जाएगा शाहनामा में रिप्रेजेंट किया गया है ईरान के राजाओं की स्टोरीज। और शाहनामा के लेखक पूछा जाए कि कौन है, तो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। फिरदौसी शाहनामा के लेखक हैं, फिरदौसी हैं। और शाहनामा जो ये ग्रंथ है इसमें ईरान के राजाओं का मिलता है। और भारत कौन लाया था शाहनामा को? इसकी एक कृति बाबर सर्वप्रथम अपने साथ भारत लेकर आए थे। मुगल शैली की उत्पत्ति किन 2 शैलियों के सम्मिश्रण से है? सम्मेलन से है। मुगल शैली की उत्पत्ति पूछी जा रही है तो वो है राजस्थानी और ईरानी का सम्मेलन है। तुजुके बाबरी के लेखक कौन है? तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी के लेखक स्वयं बाबर हैं, स्वयं बाबर हैं। और तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया? फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खानम खाना ने। तुजुके बाबरी के लेखक कौन है? तुजुके बाबरी के लेखक स्वयं बाबर हैं। और तुजुके बाबरी का अगर पूछा जाए कि फारसी अनुवाद किसने किया, फारसी अनुवाद, तो फारसी अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खानम खाना ने। अब्दुल रहीम खानम खाना ने तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद किए थे, फारसी अनुवाद। और स्वयं अरबी में बाबर ने लिखा है अपना तुजुके बाबरी ग्रंथ। इनकी आत्मकथा थी तुजुके बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है? लघु चित्रों में क्या अधिक चित्रित है? युद्ध दृश्य, शिकार दृश्य, रंग महल या फिर धार्मिक दृश्य? यहाँ पे शाहजहां के टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा रंग महल का चित्रण हुआ है शाहजहां के टाइम में। शाहजहां की चित्रकला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन है? विशिष्ट हिंदू चित्रकार, शाहजहां के टाइम के विशिष्ट हिंदू चित्रकार थे होनहार। शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? शाह कलम, शाह कलम बेसिकली एक इंक है जिसे पेंटिंग को कैप्चर किया जाता है, काले रंग से चित्र को बनाना शाह कलम कहा जाता है। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? कारखाना, कारखाना मीन्स जहां पर आर्टिस्ट स्टूडियो टाइप वहां पे पेंटिंग करते थे। कारखाना एक तरह से कह सकते हैं जहां पे पेंटिंग की जाती थी, मुगल एज में पेंटिंग बनाई जाती थी मिनिएचर शैली को। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। मुगल आर्टिस्ट को पहचानना है, मुगल चित्रकार। ऑप्शन में है शेख जैनुद्दीन, उस्ताद मंसूर, निहाल चंद्र या मानकू। ऑफ कोर्स मुगल आर्टिस्ट होंगे मंसूर, बिलोंग करते हैं जहांगीर, जहांगीर टाइम के फेमस आर्टिस्ट हैं मंसूर।
कौन सा मुगल चित्रकार चित्रकार और शिल्पकार दोनों थे? मुगल चित्रकार जो चित्रकार तो थे ही थे, साथ में साथ स्क्रिप्ट भी लिखते थे, कैलीग्राफी भी करते थे। वो आर्टिस्ट थे अब्दुल समद सिराजी। अब्दुल समद सिराजी 1550 या 55 के टाइम ड्यूरेशन में ये भारत आए थे। शाहतमार ईरान में थे ये। ईरान में शाहतमार के दरबार से भारत आए थे। किसके साथ आए थे? तो हुमायूं के साथ आए थे। हुमायूं के साथ दिल्ली आए भारत में 1550 या 55 के टाइम ड्यूरेशन में, अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली दोनों। लेकिन अब्दुल समद सिराजी शुभलिपिकार और चित्रकार थे। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनाए जाते थे? चौड़े हाशिए के बारे में बात हो रही है। देखिए, चौड़े हाशिए बनने लगे थे आर्टिस्ट शाहजहां के टाइम में। अगर पूछा जाए कि सिंपल हाशिया कब बनता था, सिंपल हाशिया कब बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अकबर के टाइम में। अकबर के टाइम में सिंपल हाशिया बनने लगा था। और पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डेकोरेटिव हाशिए कब बनने गए, मीन्स अलंकृत हाशिए, तो वो बनने लगे थे जहांगीर के टाइम में। जहांगीर के टाइम में अलंकृत हास्य बनने लगे थे और शाहजहां के टाइम में चौड़े हास्य बनने लगे थे। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा था? अकबर और जहांगीर के टाइम में सबसे ज्यादा एक्सप्लोर हुआ था शबीह चित्र। शबीह चित्र दैट मीन्स पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट तो पोर्ट्रेट आपको पता ही है कि किसे कहते हैं। बस साइज पोर्ट्रेट जो बनाए जाते हैं, जो हम लोग बीएफए सेकेंड ईयर में जिसकी प्रैक्टिस की जाती है, लाइफ मॉडल को बिठा करके इस तरह जो बनाया जाता है उसे ही पोर्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। मुगल चित्रों में रंगों को कितने भागों में रखा गया है? मुगल एज में जो कलर्स मिले हैं एक्चुअल में वो 3 टाइप्स के मिले हैं, 3। कौन कौन से वो 3 है? देखिए, सर्वाधिक प्रयोग खनिज रंगों का हुआ है। पहले ये भी बता देते हैं कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वाधिक किसका हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो हुआ है वो खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है मुगल डायनेस्टी में। लेकिन मुगल शैली में चित्रों के प्रकार पूछे जा रहे हैं तो 3 प्रकार के रंगों का यूज हुआ है। पहला है खनिज रंग। खनिज रंग जो मिट्टी से प्राप्त भूमिज रंगों से प्राप्त होता है, इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स कलर्स। नेक्स्ट है वानस्पतिक रंग। वानस्पतिक रंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल कलर। तो नेचुरल कलर नाम से ही पता चल रहा है आप किससे क्रिएट करेंगे नेचुरल कलर्स, नेचर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेड़ पौधे हो गए, नेचर हो गया, ये सारी कलर्स जो मिलेंगे आपको देखने को वो वानस्पतिक रंगों में मिलेगी। और थर्ड है रासायनिक कलर्स। रासायनिक कलर्स कौन कौन से होते हैं? तो रासायनिक रंगों को उस रंग में रखा जाता है जैसे एक दूसरे रंग को बनाना। तांबे सिरके को मिक्स करेंगे हरा रंग बनेगा, कपूर सरसों को मिक्स करेंगे काला रंग बनेगा, हल्दी और चूना को मिक्स करेंगे लाल रंग। इवन कभी आप देखिएगा घर पर हल्दी रखी होगी, उसमें थोड़ा सा चूने को ऐड करिए और हाथ पे फिंगर पे लेके मिक्स कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली लाल रंग दिखाई देने लगेगा। तो ये सारे कलर्स किसके थ्रू बन रहे हैं? रसायन क्रिया के थ्रू। तो ये 3 कलर्स देखने को आपको मिल जाएंगे मुगल एज में। ठीक है। सबसे ज्यादा काम जो हुआ है वो हुआ है खनिज रंगों में। और उसकी श्रेणी कितनी रही है, कितने भागों में डिवाइडेशन हुआ है, तो वो 3 थे। किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाए थे? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर जलालुद्दीन? तो ये मुगल एज में बनाया गया था हुमायूं के थ्रू। हुमायूं ने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारी करवाए थे। इवन हुमायूं बिलोंग करते थे एस्ट्रोलॉजी पर। ये हफ्ते के 7 दिन अलग अलग ड्रेसेस पहना करते थे। और ये जब भी यात्रा के दौरान एक पुस्तक मतलब पुस्तक लेकर चलते थे, रीडिंग करते थे, इनकी ये खासियत थी। मुगल काल में शाह कलम का विकास कौन से शहंशाह के समय में हुआ था? शाह कलम शाहजहां के टाइम में हुआ था। जो ब्लैक कलर से पेंटिंग बनाई जाती है उसे शाह कलम कहते हैं। पर्दाज टेक्निक का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्र शैली में हुआ? पर्दाज पर्दाज जो होता है वो बेसिकली कहते किसे हैं? पर्दाज एक टेक्निक होता है। मुगल एज में सबसे ज्यादा पर्दाज को देखने को मिला है हैचिंग। आपने नाम सुना होगा हैचिंग या क्रॉस हैचिंग। हैचिंग को ही बोला जाता है पर्दाज। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया इस तरह से, सपोज एक ग्लास ड्रॉ कर लिए। अब जो इस तरह से कैप्चर करते हैं इसे ही बोलते हैं पर्दाज।
इसे आप पर्दाज बोल लीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं हैचिंग। और अगर इसी को जस्ट अपोजिट इस तरह से आप कर दीजिए, इसे बोल देंगे क्रॉस हैचिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पर्दाज का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है सर्वप्रथम, तो वो हुआ है मुगल एज से हैचिंग की शुरुआत। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? मुगल स्कूल के फारसी चित्रकार को पहचानना है। अबुल फजल, मीर सैयद अली, मुशफ़िक या फिर कमल। मुगल स्कूल के फारसी चित्रकार थे मीर सैयद अली और अब्दुल समद। मीर सैयद अली। मोज़ैक कला संबंधित है। मोज़ैक नेम से ही पता चल रहा है, मोज़ैक दैट मीन्स मणिकुट्टिम की बात हो रही है, सो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब मोज़ैक होता क्या है? मोज़ैक जो होता है वो छोटे छोटे पेबल स्टोन्स को कैप्चर करते हैं, उसको तोड़ के ब्रिक की तरह छोटे छोटे बना करके अपने म्यूरल्स पे रेडी करना। और ये काम आपको देखने को मिलेगा बेंजेंटाइन आर्ट में। बहुत प्यारी प्यारी बेंजेंटाइन्स में पेंटिंग्स बनाई गई हैं मोज़ैक आर्ट में। और अगर मोज़ैक और पित्रा द्यूरा में डिफरेंस पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोज़ैक एंड पित्रा द्यूरा, पित्रा दूरा, तो देखिए मोज़ैक और पित्रा दूरा की ज्यादा चेंजेस नहीं है, दोनों का सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है? मोज़ैक को पेबल्स को पेस्ट किया जाता है, ठीक है, जैसे ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, मोज़ैक को क्या किया जाता है? पेस्ट किया जाता है छोटे छोटे से। अब पित्रा द्यूरा में क्या किया जाता है? सपोज ये सरफेस हो गया, पित्रा द्यूरा में वॉल को इंग्रेव किया जाता है। वॉल को इंग्रेव करने के बाद ये छोटे छोटे स्टोन्स इसमें फिट किए जाते हैं अंदर। यहाँ पे इंग्रेव नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर इंग्रेव हुआ है, तो ये पित्रा द्यूरा टेक्निक हो गया और ये मोज़ैक हो गया। बस दोनों में इतने ही डिफरेंस हैं। अब पित्रा द्यूरा का जो स्टार्टिंग हुआ है वो आपको देखने को मुगल एज में मिल जाएगा। जहांगीर के ससुर नूरजहां के फादर उनके मकबरे में, जो एतामुद्दौला का मकबरा है उसमें सर्वप्रथम पित्रा द्यूरा टेक्निक का यूज किया गया है, एतामुद्दौला के मकबरा में। और एतामुद्दौला का मकबरा किसका है? तो नूरजहां के पापा का है, उनके फादर का, दैट मीन्स शाहजहां के ससुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा बहुत फेमस रहा है। और ये द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा ये है क्या? तो आपने देखा होगा एक ह्यूमन बीइंग का फेस होता है, ह्यूमन बीइंग का फेस, और उसकी जो बॉडी होती है वो लॉयन की होती है, ठीक है। और उसके सराउंडिंग में आपको 3 पिरामिड देखने को मिल जाएगा। 3 पिरामिड कौन कौन से हैं? खुफरे, खफरे, सबसे बड़ा है खुफरे, ये खुफरे है, खुफरे। सेकंड वाला है खफरे और थर्ड है मैनकुरे, ये वाला है मैनकुरे। ये 3 पिरामिड आपको गीजा में देखने को मिलेगा। और इसके सामने खफरे के थोड़े दूर पे, थोड़े डिस्टेंस पे द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, द ग्रेट स्फिंक्स का इंस्टॉलेशन हुआ है। ये बिलीव था उनका, इजिप्शियन का, इजिप्ट लोग जो थे उनका बिलीव था कि ये जो है स्फिंक्स ये तीनों पिरामिड की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मिस्र, इजिप्ट से। शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है? शांत संगीत उक्ति, शांत संगीत उक्ति इटालियन चित्रकला के लिए प्रयुक्त होती है, इटालियन चित्रकला। रीतिवाद क्या है? रीतिवाद, रीतिवाद के बारे में मैंने काफी बार डिस्कस किया है क्लासेस में। तो रीतिवाद बताइए, धार्मिक आंदोलन है, कला आंदोलन, शैक्षणिक आंदोलन या फिर सांस्कृतिक आंदोलन? सो राइट आंसर इज बी, कला आंदोलन। एक आर्ट मूवमेंट था रीतिवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते थे मैनरिज्म। मैनरिज्म, आर्ट टेकन फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम मैनरिया, मैनरिया से ये मैनरिज्म नाम बना है। जो टाइम ड्यूरेशन इसका चला है वो 1830 से लेकर 1530 से लेकर 1580 तक का है। 1580 तक या फिर एग्जैक्ट टाइम कहा जाता है कि ये 1600 तक का है। मैनरिज्म, रीतिवाद। रीतिवाद जो है इसमें बेसिकली राफेल के अनुयायियों ने ये आर्ट मूवमेंट क्रिएट किया था। यहाँ पे कॉन्स्ट्रापोस्टो टेक्निक का यूज किया गया है, कॉन्स्ट्रापोस्टो टेक्निक। अब आप सोचेंगे कि कॉन्स्ट्रापोस्टो टेक्निक क्या है, तो ये टेक्निक एस आकार की होती है, मतलब एक पैर पर दूसरे पैर का भार इस तरह से कैप्चर किया गया, एक मोमेंटेबल फॉर्म का यूज हुआ है यहाँ पर रीतिवाद कला आंदोलन में। ये इसकी खासियत रही है। और ये एक्सप्लोर कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इटली में, इटली में। सिंपल तरीके से देखिए, आपको पता है रिनेसेंस के 3 ड्यूरेशंस हुए थे। रिनेसा को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया था। पहला था अर्ली रिनेसा, दूसरा था हाई रिनेसा और तीसरा था
पोस्ट रिनेसा को ही मैनरिज्म के नाम से जाना जाता है, रीतिवाद के नाम से। ठीक है, और एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन रहा है रिनेसा का जो चला है 1400 से लेकर के 1600 तक का, मीन्स मैनरिज्म के टाइम एंड हो जाता है। उसके बाद बरूक कला शुरू होता है, बरूक आर्ट। चलिए यहाँ तक तो समझ आ गया कि रीतिवाद एक कला आंदोलन है जो 1530 से 1580 तक, ये 1600 तक के टाइम ड्यूरेशन में चला। इंग्लिश में इसको मैनरिज्म कहा जाता है रीतिवाद को। रिनेसा के 3 पार्ट थे, अर्ली, हाई और पोस्ट। पोस्ट को ही इंक्लूडेड किया गया है रीतिवाद में। और ये रफेल के अनुयायियों, रफेल के शिष्यों ने ये आर्ट मूवमेंट क्रिएट किया था। यहाँ पे कॉन्स्ट्रोपोस्ट्रो टाइप का फिगर्स का यूज किया गया है, कॉन्स्ट्रोपोस्ट्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया था? ट्रांसफिगरेशन बहुत फेमस है टीशियन की। अब देखिए टीशियन कहाँ से यहाँ आए, ये किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? तो टीशियन रिनेसा आर्ट चला था, तो रिनेसा के 3 पार्ट ड्यूरेशन थे। हाई रिनेसा, हाई रिनेसा को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था। 2 भाग उसके थे, एक चला था फ्लोरेंस में, दूसरा चला था वेनिस में। फ्लोरेंस के आर्टिस्ट तो आपको पता है लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो और राफेल थे। और वेनिस के आर्टिस्ट थे जॉर्जियानो, टीशियन, कैराविजो, लोरेंजो तेलो। ये 4 आर्टिस्ट थे आपके वेनिसगढ़ में। वेनिसगढ़ में ज़्यादा कलर्स पे काम, मतलब यहाँ पे बेसिकली कलर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। और यहाँ के आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाते थे वो बौद्धिक शक्ति, ब्यूटी, एंड्रियो को कैप्चर करते थे। और हाई रेनेसा में जो फ्लोरेंस में आर्ट मूवमेंट चला है वहाँ स्केचिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया है और वहाँ बौद्धिक शक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, और यहाँ इंद्रिय शक्ति को। दोनों आर्ट मूवमेंट ही ये डिफरेंस था। अब आपको ये भी पता चल गया कि कौन कौन से आर्ट मूवमेंट में कौन कौन से आर्टिस्ट ने ये दोनों, ये जो हाई रेनेसा चला है 2 फ्लोरेंस और वेनिस में, इन दोनों जगह के कलाकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छे से इन कलाकारों को देख लीजिएगा। ऑल्दो मैं जब वेस्टर्न आर्ट की क्लासेस कराऊंगी तो पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति के बारे में बात हो रही है। उनकी डेविड मूर्ति है फ्लोरेंस में। अब माइकल एंजेलो बिलोंग करते हैं हाई रेनेसेंस, स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं, इवन इन्होंने पेंटिंग भी बनाई है। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? सेम क्वेश्चन, फ्लोरेंस में है। सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया? सिस्टाइन मैडोना के बारे में बात हो रही है। सिस्टाइन मैडोना बहुत फेमस पेंटिंग है, आर्टिस्ट रफेल की। रफेल बिलोंग करते हैं हाई रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट से। अजंता की गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं? जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पाई जाती हैं। कांगड़ा चित्रकला की शैली क्या थी? कांगड़ा चित्रकला पार्ट है पहाड़ी चित्रकला का। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र, कंपनी शैली की बात हो रही है तो कंपनी शैली का तो जैसा पता ही है कि कंपनी शैली पटना है। 1943 ईस्वी में कंपनी शैली को सर्वप्रथम पीसी मानक ने खोजा। पीसी मानक, ठीक, पीसी मानक। पटना कलम का विकास किन शैलियों के मिश्रण से हुआ था? किन कला शैलियों के मिश्रण से हुआ था पटना शैली का विकास? यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से हुआ था। बाल वधु किसकी चित्र है? बहुत फेमस पेंटिंग है बाल वधु। किसकी है बाल वधु? अमृता शेरगिल की है बाल वधु पेंटिंग। पॉल सीज़र की शैली के चित्रकार थे। पॉल सीज़र फादर ऑफ पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट कहे जाते हैं, उत्तर प्रभावाद से बिलोंग करते हैं। पॉल सीज़र जन्मदाता कहे जाते हैं उत्तर प्रभावाद के। रोकोको कला विकसित हुई स्पेन में, फ्रांस में, रोम में या फिर इटली में? सो राइट आंसर इज बी, फ्रांस में विकसित हुई। देखिए रोकोको दैट मीन्स रॉक आर्ट, रॉक आर्ट के लिए फेमस रहा है रोकोको। रोकोको की खास बात क्या है? 18th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। ये कला एक ऐसा कला आंदोलन है जो फ्रांस में शुरू हुआ लेकिन इसका एंड हुआ था जर्मन में। अगर पूछा जाए कौन सा कला आंदोलन है जिसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी उसका एंड जर्मन में हुआ, वो है रोकोको कला। रोकोको के 2 फाउंडर थे। फाउंडर कौन कौन से देख लेते हैं। फाउंडर जिनको जन्मदाता कहा जाता है, 2 जन्मदाता रहे हैं।
पेरिस के दो आर्किटेक्चर, पेरिस के बहुत महत्वपूर्ण है, पेरिस के दो आर्किटेक्चर थे, दो वास्तुकार। अगर पूछा जाए कि कौन थे इसके जन्मदाता, तो पेरिस के दो वास्तुकार थे। उनका नाम था जेलिमरी ओयमाई, ओयमाई, जेलिमेरी ओयमाई था। और दूसरा जो दूसरे थे जन्मदाता, उनका नाम था रॉबर्ट द कोट्टी, रॉबर्ट द कोट्टी। जेलिमेरी ओयमाई और रॉबर्ट द कोट्टी दो वास्तुकार ने खोज किए थे रोकोको कला का। रोकोको में शिला संबंधित रॉक आर्ट, ये रॉक वर्क। चित्रकला में सर्वप्रथम रोकोको का प्रयोग हुआ था। चित्रकला में इससे पहले रोकोको का यूज नहीं हुआ था, सर्वप्रथम रोकोको का प्रयोग हुआ। मुख्य रूप से वास्तुकला के लिए फेमस है रोकोको आर्ट। वास्तुकला में सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट द कोट्टी तथा जेलिमेरी ओंटमाई, इन दोनों का योगदान रहा। चित्रकला में सर्वप्रथम बार्तो तथा बूशे, यहाँ के कलाकार थे बार्तो, बार्तो बूशे, बार्तो बूशे ने किया। अन्य कलाकार थे सिमोन शार्दी, सिमोन शार्दी और वीरनेसी, वीरनेसी। अगर पूछा जाए कि कौन कौन से कलाकार हैं रोकोको को पहचानिए, तो याद रखिएगा बार्तो, बूशे, शार्दी और वीरनेसी। सी आकार के अलंकरण हुए हैं यहाँ पर। कैसे अलंकरण हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहा है यह पॉइंट। सी आकार का यहाँ पे अलंकरण हुआ है, सी आकार का। बेसिकली रोकोको में गीली मिट्टी या कांस्य का बनाई गई मूर्ति का यूज किया गया, स्कल्पचर बने हैं। बरूक शैली में जैसे विशाल भवनों के स्थान पर रोकोको में आरामदायक और छोटे भवन बनाए जाने लगे थे। विलियम होगार्थ का आपने नाम सुना होगा, विलियम होगार्थ। विलियम होगार्थ जो थे ये रोकोको कला से बहुत प्रभावित रहे थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कला से संबंध, कला में सबसे उग्रदार चित्रकार है? सबसे उम्रदार, जिनकी एज सबसे ज्यादा थी। यहाँ पे उम्रदार लिखा है, बाय मिस्टेक टाइपिंग में गलती हो गई होगी। हाँ देखिए, पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा एज वाले कलाकार मंजीत बावा, सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन या तैयब मेहता। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर इज सी, एम.एफ. हुसैन थे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। गुआश रंगों की प्रकृति कैसी होती है? गुआश रंग कैसी होती है? पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, अपारदर्शी या परावर्ती? तो जो गुआश कलर्स होते हैं वो अपारदर्शी होते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओपैक। ओपैक, अगर अपारदर्शी ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको ओपैक देखने को मिल जाएगा। गुआश रंगों की प्रकृति अपारदर्शी, ओपैक होती है। हेनरी मैटिस किस कला आंदोलन का कलाकार था? हेनरी मैटिस बिलोंग करते हैं जंगलवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैविज्म, फैविज्म आर्ट मूवमेंट, या फिर जंगलवाद नहीं होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा फाओवाद। फाओवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं हेनरी मैटिस। डायगोनल रेखा छाप पैदा करती है। डायगोनल रेखा कैसा एक इफेक्ट देती है? स्थिरता की, शांति या फिर बेचैनी या कोमलता। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कैनवस है, ये कैनवस हो गया और ये लाइंस हो गए, डायगोनल लाइंस इस तरह से जाती हैं। तो ये जो डायगोनल लाइंस है ये कैसा इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं? एक बेचैनी का। राइट आंसर सी हो जाएगा, बेचैनी। कंपनी का लोगो है, इसकी कंपनी का लोगो क्या है? एक ब्रांड, ब्रांड छवि है। भारतीय रुपयों का नवीन प्रतीक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? रुपयों का नवीन प्रतीक डिजाइन किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी उदय कुमार। काफी बार एग्जाम में रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्तिकेय का वाहन, कार्तिकेय के वाहन को पहचानना है। कार्तिकेय का वाहन था मोर। सीसी को मापने की इकाई है, सीसी, सीसी के मापने की इकाई अखबार विज्ञापन, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सेल्स प्रमोशन का एक उदाहरण है? सेल्स प्रमोशन का एक उदाहरण कौन सा है? उपभोक्ता पदोन्नति। रूपभेद, भाव, लावण्य, प्रमाण आदि के तहत आते हैं। देखिए ये जो है एक
इसका सूत्र है रूपभेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम। बेसिकली ये पेंटिंग बनाने का एक रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके स्क्रीन पर ये हमने कैनवस रेडी किया। सबसे पहले रूप का क्रिएशन करेंगे। ये क्या बना, एक रूपभेद का क्रिएशन हुआ। सेकंड है प्रमाण, प्रमाण से मेजरमेंट निकालेंगे। जब मेजरमेंट निकालेंगे किसका क्या साइज है तो उसे कहते हैं प्रमाणा। फिर भाव, पेंटिंग बनके एक एक्सप्रेशन दिखी, भाव मीन्स एक्सप्रेशन। फिर है लावण्य योजना, जो आप फ्रंट में देख के लैंडस्केप बना रहे हैं वो एस्थेटिक ब्यूटीफुल बन रहा है नहीं बन रहा है, उसे बोलते हैं लावण्य योजना मीन्स एस्थेटिक ब्यूटी, खूबसूरत सुंदर। फिर है सादृश्यम, दैट मीन्स सिमिलैरिटी, हमने सामने से ये जो लैंडस्केप कैप्चर किया हुआ है वो एज इट इज सिमिलर बन रहा है कि नहीं, समानता है कि नहीं, जो बना रहे हैं पेपर पे वो सामने व्यू को कैप्चर एज इट इज कर पा रहे हैं कि नहीं, उसे ही बोलते हैं समानता, सिमिलैरिटी। एंड द लास्ट वन इज वर्णिका भंग, दैट इज द कलर स्कीम, ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम। फॉर एग्जाम्पल आप सामने से लैंडस्केप को कैप्चर कर रहे हैं अपने पेपर या कैनवस अनदर किसी भी मटेरियल पर, तो आप देख रहे होंगे कि जो हमने कैनवस पर बनाया है लैंडस्केप तो वो सामने से एज इट इज कलर स्कीम अप्लाई हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हमने कलर स्कीम चेंज कर दिया, उसे ही बोलते हैं वर्णिका भंग, ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम। तो ये प्रोसेस किसके हैं, ये पेंटिंग बनाने का प्रोसेस है, ये एक रूल्स है। उसे किस नाम से जाना जाता है, षडांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और षडांग सिद्धांत आपको पंडित यशोधरा के जय मंगला में देखने को मिल जाएगा। जय मंगला, जिसे 6 लिम्स ऑफ षडांग के नाम से भी जाना जाता है। कालकाचारी कथा किस धर्म से संबंधित है, कालकाचारी कथा जैन धर्म से संबंधित है। विष्णु चक्र किस शास्त्र के रूप में दर्शाया जाता है, विष्णु चक्र पुरुष साथी के रूप में दर्शाया जाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस भाव के अंतर्गत नवा रस कौन सा है, नवा रस बताना है कौन सा है, तो नवा रस की खोज किए थे अभिनव गुप्त, शांत रस है, याद रखिएगा, खोज किए थे अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त के द्वारा नवे रस की खोज हुई है जिसका नाम है शांत रस। और किस ग्रंथ में ये आपको देखने को मिलेगा नवा रस, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में देखने को मिल जाएगा। मार्कंडेय मुनि का ग्रंथ है, पूछा जाए कि किसका ग्रंथ है तो मार्कंडेय मुनि का ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसमें नवा रस देखने को मिल जाएगा। नवा रस है शांत रस। और 8 रस की खोज हुई थी भरत मुनि के ग्रंथ, भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में, दोनों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन के लेखक कौन है, डेविड ओगिलवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये जेआरएफ में भी काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत माता चित्र श्रृंखला के समकालीन कलाकार का काम है, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट एम पुष्पमाला, इनकी एक बहुत फेमस है एंड देन व्हाट हैपेंड पूछा गया है, एंड देन व्हाट हैपेंड किसका है, एम पुष्पमाला का, और भारत माता इन्होंने बनाया है। आंद्रे ब्रिटे का नाम किस कला से जुड़ा हुआ था, आंद्रे ब्रिटेन या आंद्रे ब्रेटो कह के जाना जाता है, सरेलिस्ट आर्ट मूवमेंट, अति यथार्थवाद से, अति यथार्थवाद एक्सप्लोर हुआ था फ्रांस में। गेरू है, गेरू क्या है, गेरू बेसिकली कहते किसे हैं तो इंडियन रेड, इंडियन रेड, इंडियन रेड कलर को बोला जाता है गेरू। भूमिज रंग है, मिनरल्स कलर। कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है, जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है, रंग, टेक्सचर, सामंजस्य, ये लय, पूछा जा रहा है कि सभी कलाओं में विकसित होता है, उपस्थित होता है, लय, मूवमेंट सभी कलाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। वर्ली चित्रकला कहाँ की है, वर्ली बहुत फेमस रही है महाराष्ट्र की। हरेन दास कौन है, हरेन दास एक बहुत फेमस है ग्राफिक आर्टिस्ट। सौंदर्य क्या है, सौंदर्य क्या है, कला का अनुशासन, सुंदरता का
दर्शन या फिर कला के पहलू, सुंदरता का उपन्यास। सौंदर्य दैट मीन्स एस्थेटिक की बात हो रही है, सुंदरता का दर्शन है। प्राथमिक रंग का है, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स के बारे में बात हो रही है, तो कौन कौन से हैं? रेड, येलो और ब्लू। ये हैं पदार्थ के प्राथमिक रंग। अगर पूछा जाए कि प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग, तो वो हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। आरजीबी जो है वो प्रकाश के प्राथमिक रंग है, और आरवाईबी जो है वो पदार्थ के प्राइमरी कलर्स हैं। प्राथमिक रंग पूछा जा रहा है कौन से, पहचानिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पीला, नीला और लाल। तैल रंग चित्रकला टेक्निक है। तैल रंग, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, पहले ये जो है ना प्राथमिक रंग, इसके बारे में मैं डिस्क्राइब थोड़ा करूंगी कि जैसे आरजीबी है, ये हमारा कलर व्हील है। तो सबसे पहले रेड, येलो और ब्लू, ये कौन से कलर्स थे? प्राइमरी कलर। फिर इन तीन कलर्स को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारा सेकेंडरी कलर बनेगा। जब हमने रेड और येलो को मिक्स किया, इन दोनों कलर्स को, तो हमारा क्रिएट होकर बना ऑरेंज कलर। और जब ब्लू और येलो जब मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? ग्रीन कलर बन जाएगा। और रेड और ब्लू मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? वॉलेट या फिर बैगनी कलर बन जाएगा। जब इन दो कलर्स को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? तृतीयक रंग बनेगा। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को जब हम मिलाते हैं तो हमारा टर्सरी कलर बनता है तृतीयक रंग, और एक प्राइमरी ये दो को मिलाते हैं तो बनता है सेकेंडरी कलर। अब तृतीयक रंग कौन सा है? रेडिश ऑरेंज तृतीयक रंग है। जब हम ऑरेंज और येलो को मिक्स करेंगे तो कौन सा बनेगा? येलोइश ऑरेंज, ये तृतीयक रंग है। येलो और ग्रीन को जब मिक्स करेंगे तो कौन सा बनेगा? येलोइश ग्रीन, ये भी तृतीयक रंग है। ब्लू और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो बनेगा ब्लूइश ग्रीन, ये भी तृतीयक रंग है। और जब हम वॉलेट और ब्लू को मिक्स करेंगे तो मेरा बनेगा ब्लूइश पर्पल, ये भी तृतीयक रंग है। और वॉलेट और रेड को मिक्स करेंगे तो रेडिश पर्पल बनेगा। तो कितने हुए? 3 प्राइमरी हुए और 3 सेकेंडरी। और तृतीयक रंग देखिए, 2, 3, 4, 5 और 6। तृतीयक रंग कितने बने? टोटल 6। टर्चरी कलर्स टोटल 3 प्राइमरी है, 1 प्राइमरी 1 प्राइमरी मिक्स करते हैं तो 3 सेकेंडरी बनता है। जब 1 प्राइमरी मिक्स किए, सेकेंडरी बना, ठीक। 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी मिक्स किए तो क्या बना? 6 टर्सरी कलर्स बन गया। बहुत महत्वपूर्ण है, डेफिनेटली यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो ट्रिक के साथ लर्न कीजिए, कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में, इस तरह से रिलेट करके याद कीजिएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तैल रंग चित्रकला टेक्निक है। तैल रंग चित्रकला के बारे में पूछा जा रहा है, और दैट मीन्स कि ऑयल कलर। तो ऑयल कलर की टेक्निक कैसी होती है? आपने ट्राई किया होगा तो आपको अच्छे से पता है कि डार्क टू लाइट होता है, गाढ़े से हल्के की तरफ। देखिए तैल चित्रण में क्या क्या यूज किया जाता है। डिपर का यूज करते हैं, डिपर इस शेप में होता है, इन दोनों को ऐसे कंबाइंड होता है। और एक कलर पैलेट होता है इस तरह से, यहाँ कलर्स को निकाल लेते हैं। ऑयल कलर का यूज किया जाता है। और एक में रखा होता है लिंसीड ऑयल, दूसरे में रखा होता है टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, ये 2 ऑयल। अब ब्रश कैसे यूज करते हैं? तो हॉग हेयर ब्रश, मतलब सुअर की बालों वाले ब्रश को यूज किया जाता है। वो थोड़ा हार्ड होता है, उसका जो टेक्सचर होता है उस ब्रश का, वो टेक्सचर थोड़ा हार्ड होता है। कैनवस का यूज होता है। कैनवस कैसा होता है? तो लिनेन, ये सूती कपड़े का बना हुआ होता है। और ऑयल कलर में आपका ईजल का भी यूज होता है, ईजल का भी, ठीक है। सपोज कीजिए आपका कैनवस हो गया, यहाँ आपने कुछ पेंटिंग्स बनाई, ये इजल पर रखा हुआ है, और इसका डीपर का, पैलेट का, इन सब का ऑयल कलर में यूज होता है। अब इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि ऑयल कलर का खोज कब हुआ, किसने किया? जैन वैन आइक। जैन वैन आइक रहने वाले थे नीदरलैंड के, नीदरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने ऑयल कलर का इन्वेंशन किया। ऑप्शन में नीदरलैंड नहीं होगा तो हॉलैंड होगा। अगर हॉलैंड भी आपको नहीं मिला तो डच मिलेगा, डच। ये तीनों एक ही स्पेस, एक ही जगह का नाम है, वहाँ के बिलोंग करने वाले हैं। जैन वैन आइक, इन्होंने ऑयल कलर का फर्स्टली इन्वेंशन किया। और भारत में राजा रवि वर्मा ने पहली बार ऑयल कलर का यूज किए थे। जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त होती है? जल रंग चित्रकारी वाटर कलर के बारे में बात हो रही है। तो वाटर कलर के लिए बेस जो होता है वो हैंडमेड पेपर, हस्त निर्मित कागज का यूज किया जाता है। पाउल सैंड बाय इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं पाउल सैंड बाय, पाउल
सैंड बॉय, इन्होंने पहली बार इन्वेंशन खोज किया था वाटर कलर का। पूछा जाए कि वाटर कलर का खोज किसने किया, पॉल सैंड बॉय ने किया, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और भारत में सबसे पहले अवनींद्र नाथ टैगोर ने वॉश टेक्निक वाटर कलर से इसकी शुरुआत किए थे बंगाल स्कूल में। जो बंगाल स्कूल का टाइम है वो है 1895 से लेकर 1920 तक का। और इस टाइम में अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पे टीचर बने थे 1905 में। चरम बंगाल पुनरुत्थान कला कहा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने यहाँ वॉश टेक्निक का इन्वेंशन किए थे। किससे किए थे? वाटर कलर से किए थे। किसने कहा था कला सत्य का प्रतिबिंब है? कला सत्य का प्रतिबिंब है। रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रस्किन या क्रोचे? सो राइट आंसर इज बी, प्लेटो। प्लेटो की एक सॉरी प्लेटो की एक थ्योरी है, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। कला नकल की नकल है। दैट मीन्स ये नेचर है, ये आर्टिस्ट ने कुछ क्रिएट किया। देखिए इस तरह से समझिए, गॉड ने नेचर बनाया, नेचर में क्या बनाया गॉड? ट्री बनाया। सपोज कीजिए ये ट्री है, उस ट्री को आर्टिस्ट क्या करते हैं, पहले तो कारपेंटर उसे कट करके चेयर बनाते हैं, चेयर का इन्वेंशन करते हैं, एक कुर्सी का। फिर आर्टिस्ट क्या करते हैं, उसी कुर्सी को अपने कॉम्पोजिशन, सपोज कीजिए ये आर्टिस्ट का कैनवस है, कैनवस कैनवस पे वो उस कॉम्पोजिशन को क्रिएट करते हैं। आर्टिस्ट ने क्या किया, उस चेयर को कॉपी किया अपने कॉम्पोजिशन में। तो नेचर, ये नेचर हो गया। नेचर से गॉड ने जो नेचर बनाया, नेचर को आर्टिस्ट किए कारपेंटर, एक चेयर बनाए। फिर इस कारपेंटर को आर्टिस्ट ने अपने कॉम्पोजिशन में यूज किया। तो कला कितनी दूरी है? सत्य से दो गुनी दोहरी पर है। किसका कोटेशन था? प्लेटो का था। कला सत्य से दो गुनी दोहरी पर है। दैट मीन्स आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। कला नकल की नकल है। ये प्लेटो का थ्योरी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। षडांग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है। षडांग का उद्देश्य क्यों प्रयुक्त होता है? संगीत और नृत्य के लिए, ललित कलाओं के लिए, वास्तुकला के लिए, प्लास्टिक कला के लिए। तो ऑफ कोर्स आप लोग को पता ही है कि ललित कला के लिए। और ललित कलाएं होती कितनी है? तो टोटल 5 होती हैं। कौन कौन सी? पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक और पोएट्री। चित्रकला, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत और काव्य। फट चित्रण किस प्रदेश में फैला था, शुरुआत हुआ था? फट पेंटिंग बेसिकली फेमस रही है राजस्थान की। एरेना किससे संबंधित है? एरेना एनिमेशन से संबंधित है, एनिमेशन से। लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? लघु चित्र मिनिएचर पेंटिंग्स में यूज किया जाता है टेम्परा कलर्स। करबला बहुत फेमस पेंटिंग है, किस आर्टिस्ट की पेंटिंग है? आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन की करबला पेंटिंग। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों को किसने बनवाया? खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों को चंदेल वंश में बनवाया गया था, चंदेल शासकों के थ्रू। रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है? पटना शैली का प्रभाव है। और रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी कलाकार के लिए, समीक्षावादी कलाकार के लिए बहुत फेमस है। निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध बड़ौदा से रहा था? नैना दलाल का संबंध बड़ौदा से रहा था। विज्ञापन में कैंपेन संबंधित है। विज्ञापन में कैंपेन मिलिट्री। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्रिका है कला संवाद। देखिए कला दीर्घा उत्तर प्रदेश, यूपी, लखनऊ से निकलती है, लखनऊ से प्रकाशित होती है। राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ। कला प्रयोजन जयपुर की है।
महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? रवायत, रज़्मनामा या हमज़ानामा? सो राइट आंसर इज सी, रज़्मनामा। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है जो 1582 से लेकर 89 तक में चित्रित किया गया। महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा ग्रंथ है और इसका अनुवाद किया गया था फारसी में अब्दुल कादिर के द्वारा। अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा फारसी अनुवाद किया गया था। रज़्मनामा नाम से एक्सप्लोर हुआ है। टोटल 50 आर्टिस्ट ने, 50 कलाकारों ने कंप्लीट किया। 169 पेंटिंग्स हैं टोटल इसमें। रज़्मनामा की प्रथम कृति सवाई मानसिंह संग्रहालय में संग्रहित है जयपुर में, और द्वितीय पेंटिंग जो रही है पेंटिंग ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। कौन एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार है? ग्राफिक आर्टिस्ट का बताना है। ग्राफिक आर्टिस्ट कौन है? पीवी जानकी रमन, रिप्यूजे टेक्निक के लिए बहुत फेमस हैं। कंवल कृष्णा कोलाज प्लेट के लिए बहुत फेमस हैं। अनुपम सूद, इनकी ऑफ वॉल्स बहुत फेमस पेंटिंग है। तो तीनों आर्टिस्ट जो थे वो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, फेमस ग्राफिक आर्टिस्ट हैं इंडिया के। सर्वप्रथम अर्धनारीश्वर की मूर्ति किस काल में बनाई गई? मूर्ति का नेम अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मूर्ति सबसे पहले बनाई गई है गुप्त काल में। यक्का यदागिरी राव कौन है? यक्का यदागिरी राव एक फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट हैं, एक मूर्तिकार। यक्का यदागिरी राव की बहुत फेमस मूर्ति है चतुर्मुखी। चतुर्मुखी पूछा जाए कि चतुर्मुखी किसकी है, तो यक्का यदागिरी राव की मूर्ति है। लिलीज की श्रृंखला किस चित्रकार ने बनाई? वाटर लिली बहुत फेमस रही है इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट क्लाउड मोने की। क्लाउड मोने को इवन इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट का फाउंडर, जन्मदाता कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं प्रभाववाद। प्रभाववाद चला था फ्रांस पेरिस में। टाइम है 1870 से लेकर 1890 तक। 20 साल तक ये आंदोलन चला है फ्रांस पेरिस में। पूछा जाए कहाँ चला है, तो फ्रांस पेरिस में। उसके जन्मदाता थे क्लाउड मोने। अदर आर्टिस्ट हैं एडवर्ड मैने, मोने, डिगास, रिनार, सिसली, पिसारो। यहाँ के फीमेल आर्टिस्ट थी बर्थ मरीसा। फीमेल आर्टिस्ट को याद रखिएगा, बर्थ मरीसा थी। मिक्की माउस की रचना किसने की? मिक्की माउस की रचना किए थे वाल्टर डिज्नी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लियोनार्डो दा विंसी के गुरु कौन थे? अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट वेराशियो लियोनार्डो दा विंसी के गुरु थे। लियोनार्डो दा विंसी बिलोंग करते हैं हाई रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट से। सो फाइनली आपके आज की क्लास में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।